जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अप्रोचेज इन इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर 50 से 60 वीडियोस होंगी। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, लेखकों के विचार क्या क्या थे, मॉर्गनथॉ के क्या विचार थे और आदि चीज़ें। तो अब मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो आप जब भी छोड़े या फिर आप जैसे भी देखें दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुई और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। तो बिना किसी रुकावट के अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय में सबसे पहली बात तो यह है, यह एक व्यवहार है। व्यवहार मतलब होता है कि ये एक व्यवहार है। एक देश दूसरे देश से संबंध बनाता है, ये उनके बीच के व्यवहार है। उस व्यवहार के बारे में पढ़ना, लिखना, समझना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ा जाने लगा तो दो तरह की अप्रोच सामने आई, दो तरह के नज़रिए सामने आए, दो तरह की दृष्टिकोण सामने आई। दोनों दृष्टिकोण क्या थी? तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन इन्हीं दो दृष्टिकोण पे है। पहला जो है वो है आइडियलिज्म। क्या है दोस्तों? आइडियलिज्म मतलब आशावादी। अब कहोगे आप आशावादी क्या है? आशावादी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हमारे महात्मा गांधी जी आशावादी थे। आशावादी कैसे थे? उनका मानना था कि अगर आप अपना एक गाल आगे करोगे थप्पड़ खाने के बाद, तो दूसरा गाल जब आगे करोगे तो दूसरे वाले का दिल पिघल जाएगा। मतलब दिल पिघल जाएगा। तो मतलब उन्हें एक आशा थी, क्या पता है उसका दिल ना पिघले। तो आशावादी दोस्तों, यही आशावादी लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हैं, जो मानते हैं कि आतंकवादी है उनको प्यार से समझाओ, ठीक है, उसके बाद में दुनिया में एक दिन बिना लड़ाई के शांति रहेगी। ये उनकी आशा है। उनकी आशा है कि एक दिन दुनिया से भुखमरी मिट जाएगी। ये उनकी आशा है। उनकी आशा है कि दो दुश्मन देश, भारत और पाकिस्तान, या फिर इजराइल फलस्तीन, ऐसे कई सारी कंट्रीज है जिनके बीच में विवाद है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो ये सब एक दिन बात करने से आशावादी रूप से ठीक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि कितने तरह के दृष्टिकोण हैं? दो तरह के। एक आशावादी आइडियलिज्म, जिसका मतलब है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बातचीत हमें करती रहने जारी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो दूसरा अप्रोच है वो कहता है रियलिज्म। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब यही सच है, इसे मान लो। यही सच है, इसे मान लो। जैसे कि यथार्थवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं कि अगर मान के चलो आपके पैर में दर्द है, तो आप ये मान लो कि आपके पैर में दर्द है। इसमें कोई इफ़ बट मत करो कि कल ठीक हो जाएगा। मन के सोचने से दर्द होता है, मन के नहीं सोचने से दर्द होता। तो ये रियलिज्म कहता है, यथार्थवाद यही कहता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कि ना, कोई देश किसी देश से कोई दोस्ती नहीं करता, कोई किसी का फ्री में कुछ नहीं देता। और ये सच बात है। आज के टाइम में अगर आप बहुत गहराई से चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे जो रिश्ते हैं, सब कुछ है, वो सिर्फ एक यथार्थ पे है, रियलिज्म पे है। सबका एक अपना मतलब है। अगर आप भिखारी को 1 रुपये दान देते हैं तो आप भी मतलब में ये सोचते हैं कि वो मुझे आशीर्वाद दे। अगर वो कहे आप उसे 50 रुपये दे और उसके बाद वो सीधा आपको मुंह टेढ़ा कर चले जाए, तो आपका मतलब क्या होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं? तो भिखारी ने क्या समझा? यथार्थवाद, कि अगर मेरे को पैसे मिलेंगे तो इसे आशीर्वाद देना है, और आपने भी पैसा दे के आशीर्वाद की कामना रखी। तो वही बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है कि कोई भी देश एक दूसरे से जो भी संबंध बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने बचाव के लिए बनाता है। तो यहाँ तक आपको दोनों अप्रोच समझ में आ गई।
अब इन्हीं अप्रोच का अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनके दृष्टिकोण के बारे में बताइए, अगर दृष्टिकोण के बारे में बताइए तो आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बताना कि शुरू जो करना वो करना एक्टर से, एक्टर से मतलब परिचालक। सबसे पहले बताना कि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में ना दो तरह के परिचालक है, जो दो तरह के लोग हैं वो संबंध बनाते हैं। मतलब एक देश जब दूसरे देश से संबंध बनाता है तो ये संबंध एक सरकार दूसरी सरकार से नहीं बनाती, कई बार ये संबंध दो तरह से बनते हैं। मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज हो गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके फादर है, ठीक, और दूसरी फैमिली में भी उसके घर का बड़ा सदस्य है। अब इन दोनों में संबंध, कोई भी फैसला लिया जाएगा बिजनेस करने का, कुछ भी करने का, तो ये दो बड़े मुखिया लोग लेंगे। लेकिन जो आपके पापा है वो आपकी मम्मी जो है या जो भी मतलब कि है उनके घर में बड़ा सदस्य, अब इनका इन्फ्लुएंस भी चलता है। अब मान के चलो इन्होंने मना किया और इसके फैमिली के भी किसी सदस्य ने मना कर दिया, ठीक है। दुनिया को दिखाई क्या दे रहा है कि ये दोनों बिजनेस करने वाले हैं, ये दोनों कोई काम करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों की तो अपनी अथॉरिटी है ही, लेकिन इनके घर में दो बंदे ऐसे हैं जिनके घर में एक सोच समझ है, और इनकी सोच समझ के कारण अगर इन्होंने मना कर दिया तो इनका जो फैसला है वो फैसला इफ़ेक्ट होता है, वो लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ तक आप समझ में आ गया परिवार के एग्जाम्पल से। तो वही दुनिया में भी है दोस्तों। दुनिया में क्या हुआ है कि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से एक रिलेशन बनाती है, एक समझौता करती है, लेकिन अब यहाँ पर जो समझौता होता है तो भारत के कुछ एनजीओ, कुछ दल गुस्सा करते हैं कि इसने हमारे देश में ऐसा ऐसा किया, टेररिस्ट अटैक किया, और आज आप इनके साथ खेल रहे हो, आप इनसे संबंध बना रहे हो। तो अब सरकार पे क्या बन गया, दबाव पड़ गया, तो सरकार ने जो फैसला लेना था उसे वापस कर लिया। इनके इधर आतंकवादी संगठन जो थे उन्होंने बोला कि हम आपको गद्दी से उतार देंगे, हम देश में विद्रोह कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो इनका फैसला भी चला गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि दो सरकारें तो हमेशा फैसला करती है, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं जो उन्हें फैसला नहीं लेने देते। तो दोस्तों जब दो सरकारें फैसला करती है तो उसे बोला जाता है स्टेट एक्टर्स, मतलब कि राज्य के परिचालक। और जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनकी वजह से फैसला रुक जाता है, उसे कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये लिखना कैसे है, तो आपको लिखना है कि एक्टर्स का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे स्टेट एक्टर कौन कौन से, गवर्नमेंट और सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी मतलब जब दो देश के बड़े क्या कहते हैं उसे, बड़े मंत्री, कोई भी जो सरकारी संगठन का उस भाग है, वो दोनों देशों के, दो से ज़्यादा देशों का भाग बनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब है टेररिस्ट ग्रुप हो गया, उसके बाद में कोई संगठन हो गया, कोई पर्यावरण आंदोलन हो गया, कोई लोग हो गए, कोई एनजीओ हो गए, जब वो अपना फैसला सरकार के विरुद्ध या किसी चीज़ के विरुद्ध लेते हैं तो वो बन जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर। जैसे कि अभी पाकिस्तान में एक हमारे भारत में सम्मेलन होना है, तो उस सम्मेलन में पाकिस्तान भाग नहीं लेगा क्योंकि उनके उधर के बहुत से नॉन स्टेट एक्टर का मानना है कि वो पाकिस्तान का ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस वजह से पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट चाहते हुए भी वो उसमें भाग नहीं ले पाएगी। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में सरकार को एक देखे जाने वाले परिचालक माना जाता है, ठीक है। सरकार मतलब स्टेट एक्टर। जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जो भी इनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं, वह फैसला एक देश का संप्रभु फैसला माना जाता है। तो देखो दोस्तों, जो भी इंडिया ने फैसला लिया, पाकिस्तान ने फैसला लिया, ब्रिटेन ने फैसला लिया, वो फैसला हम मानते हैं कि उसकी देश ने लिया। बंगला देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी है, आप ये लिख सकते हो एग्जाम में कि क्या हुआ था। एक स्टेट एक्टर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जब 2014 में हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो बांग्लादेश के साथ और भारत का कुछ गाँवों को लेकर विवाद है। उनके कुछ गाँव के लोग मानते थे भारतीय, और वो हमारे गाँव के कुछ लोग मानते थे बांग्लादेशी, और ऐसा माना जाता था कि जब बंटवारा हुआ था तो ज़मीन गलत बटी थी, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने एक कानून लाए, और उसके बाद कुछ पट्टियाँ हमारे पास, मतलब उनका कुछ भाग भारत में मिल गया, हमारा कुछ भाग बांग्लादेश को दे दिया गया, ठीक है। तो ये किसने किया, ये स्टेट एक्टर ने किया, दो देशों की स्टेट एक्टर ने किया। तो इसे बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो कुछ देखा जाए, जो भी फैसला सरकार के द्वारा संप्रभुता आज़ादी से लिया जाए,
उन दो देशों के बीच का फैसला, उसे परिचालक कहते हैं, उसे स्टेट एक्टर कहते हैं। ऐसे ही हम आज के टाइम में देख सकते हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं व कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ चीज़ें सरकार के सामने आ गई है जिनकी वजह से सरकार अपना कोई फैसला नहीं ले सकती, उसे ही हम गैर परिचालक व नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार को आज के टाइम में, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पुरानी सरकार को ये दिक्कत नहीं थी, आज के टाइम में दिक्कत आ गई है कि सरकार को अपना फैसला गैर परिचालक या फिर नॉन स्टेट एक्टर की वजह से बदलना पड़ता है। इसमें बड़ा नेता, मान के चलो देश में कोई बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन चल गया जैसे इमरजेंसी से पहले, तो उसमें क्या होता है, सरकार फैसला नहीं ले पाती। आतंकवादी ग्रुप हो गया, ठीक है, उन्हें रोक देती है। एनजीओ हो गई जिसने बोल दिया कि यहाँ पर आप सरकार उनके साथ सौदा कर रहे हो, उनकी कंपनी हमारे देश में आएगी और यहाँ पे केमिकल बनाएगी जिससे हमारे को नुकसान होगा, तो सारा सारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया सरकार का प्रोग्राम। सरकार ने कहा किसी दूसरे देश को एग्जाम्पल के लिए कि आप मेरे देश में आओ और यहाँ पर कंपनी खोलो। अब यहाँ पे एक एनजीओ थी, उसने कहा कि ये कंपनी खुलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ का पानी गंदा हो जाएगा, यहाँ की हवा गंदी हो जाएगी और हम ये होने नहीं देंगे। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। तो सरकार के लिए ये एनजीओ क्या हुई, नॉन स्टेट एक्टर। अगर मोटे तौर पर कहे तो सरकार के फैसले में जो रुकावट करते हैं उन्हें ही नॉन स्टेट एक्टर्स माने जाता है। रुकावट मतलब जो इसको फैसले में प्रभावित करते हैं। रुकावट अच्छा वर्ड नहीं होगा, आप इसे प्रभावित कर लीजिएगा। अब स्टेट एक्टर्स के बारे में समझाओ। देश का फैसला उनकी सरकार के द्वारा लिया जाता है, उस सरकार को किसी का उत्तरदायी नहीं होना पड़ता है। इसी तरह की चीज़ को हम स्वतंत्रता या स्वास्थ्य सरकार कहते हैं। तो स्टेट एक्टर समझ में आ गया दोस्तों कि जो सरकार हम लोग चुनकर भेजते हैं, वो जो फैसला लेती है उसे हम स्टेट एक्टर्स के द्वारा लिया गया फैसला या स्टेट एक्टर्स कहते हैं। देश की सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जो वही बात संप्रभुत्व सरकार और संप्रभुत्व फैसला, मतलब खुले में, किसी के दबाव में नहीं। जैसे भारत ने यूएन के समझौते को अपनी मंजूरी दी थी, जिसमें यह हुआ था कि इराक ने कुवैत पर 1990 पर हमला कर दिया था। भारत ने इस चीज़ का सपोर्ट किया था और यह आतंकवादी हमला है, इसके लिए यूएन को कुछ करना चाहिए। अब क्या हुआ था 1990 में, इराक जो है, इराक ये कुवैत पे हमला कर दिया ताकि कुवैत की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी पैसा है, उस पर कब्जा कर सके। और कुवैत बहुत अमीर था, कुवैत अकेला इराक से लड़ नहीं सकता क्योंकि इराक युद्धी बंदा था, क्योंकि वो हारा हुआ देश था। कुवैत बहुत सिंपल था, लेकिन कुवैत के ऊपर हमला हो गया और इराक से वह हार गया एक तरह से। तो इराक ने जब कुवैत पर हमला किया तो कुवैत की हालत कोई बचाने के लिए नहीं था। तो उस टाइम में सरकार, स्टेट एक्टर्स ने कहा कि गलत है, तो उस गलत कहने के लिए एक स्वतंत्र सरकार होती है। तो स्वतंत्र सरकार में भारत भी शामिल है। भारत ने कहा कि इराक के ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए यूएन के अंदर और कुवैत को आज़ाद कराना चाहिए। तो ये फैसला किसका था, भारत का स्वायत्त फैसला था, स्टेट एक्टर्स का था। जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराए गए, तो देखो स्टेट कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ गलत भी। तो यह सरकार का फैसला था क्योंकि उसके प्रेसिडेंट के साइन के द्वारा किया गया था। अब देखो ये बम गिराए गए थे, ऐसे तो जब बम गिरते युद्ध में सब चलता है, क्योंकि जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे, जापान ने बोल दिया था कि हम हार गए हैं। उसके बाद भी बम फेंकना एक गलत हरकत थी अमेरिका की, और ये अमेरिका की सरकारी स्टेट एक्टर्स का फैसला था। क्यों, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया था। तो यह फैसला भी एक स्टेट फैसला माना जाता है, या फिर हम स्टेट एक्टर्स का फैसला माना जाएगा। 19वीं शताब्दी से पहले ऐसे था कि बहुत से किसी के गुलाम थे, फैसला जवाब में होता, परंतु बहुत से संगठन, यूरोपियन नेशन, यूनाइटेड नेशन संस्थाओं के आने के बाद इस तरह की प्रक्रिया पर लोग लगाया गया और इस प्रकार से जो भी फैसला किया गया देश की स्वतंत्र सरकार, चुनी हुई सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों इसका अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ये बताया गया है कि जो देश गुलाम थे, जैसे भारत जो था 1947 से भारत ने जो भी किया पहले, वो सब अंग्रेजी सरकार के क्रेडिट में जाएगा। श्रीलंका में जो हुआ वो भी 1947 से पहले ब्रिटेन सरकार के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने हम पे कब्जा किया था। पर अब जो है, अब दुनिया में हर एक देश फ्री है, हर एक देश स्वतंत्र है। तो आज के टाइम में जो भी फैसला लिया जाता है, अगर वो चुनी हुई सरकार ले रही है तो इसे स्टेट एक्टर्स कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में। दोस्तों कमेंट करके प्लीज़ बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट ज़रूर करिए और मुझे यार प्लीज़ फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं भी यार यहाँ से मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ, ताकि मेरा ध्यान रहे कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए प्लीज़, हाँ प्लीज़। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टेट एक्टर्स के बारे में कैसे लिखना है आपको एग्ज़ाम में। अब नॉन स्टेट एक्टर के बारे में आप कैसे लिखेंगे, तो रॉबर्ट ए केहॉन, रॉबर्ट ओ और KEHONE है। 20वीं शताब्दी के बाद सरकार अपने स्तर पर इतनी प्रभावित नहीं हो पाई और उसने गैर परिचालित चीज़ों को बढ़ावा दिया। दोस्तों गैर परिचालक नॉन स्टेट एक्टर्स आए कहाँ से, तो रॉबर्ट ए
रॉबर्ट ओ कैहॉन कहते हैं कि ना सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पाई, सरकार ने इन लोगों को जन्म दिया। जैसे आतंकवादी कौन होते हैं? जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जो है सोच है वो सरकार ने पूरी नहीं की, चाहे वो गलत है बट उनको ऐसा लगता है। तो सरकार कहीं ना कहीं उन वर्गों को शांत नहीं कर पाई, तो वो नॉन स्टेट एक्टर हुए। उसके बाद में सरकार अपने विपक्ष को कभी शांत नहीं कर पाती, तो वो भी नॉन स्टेट एक्टर होता है। कोई बड़े नेता को संभाल नहीं पाती, तो वो नॉन स्टेट एक्टर होता है। किसी बड़े कथावाचक या फिर हम कहे जो अपने विचार देते हैं, जो जैसे पाकिस्तान में कई सारे धर्म गुरु मौलाना देख लेंगे, तो उनके विचार इतने बढ़ जाते हैं कि सरकार को उनके सामने दबना पड़ता है। कई एनजीओज़ के विचार इतने बढ़ जाते हैं कि सरकार को दबना पड़ता है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं किसी समय में लोगों को एक भाग को शांत नहीं कर पाई, इसी वजह से ये नॉन स्टेट एक्टर्स जन्म लेते हैं, जिसके अंदर ऐसे कई भाग जन्मे जो किसी भी सरकार को काम करने में सहायक नहीं होते, उनका प्रभाव सरकार को अपनी नीतियों में लेना पड़ता है। तो मतलब सरकार जब भी कोई काम करती है तो इन वर्गों का ध्यान रखती है कि यार हम ये चीज़ करेंगे तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स उठाएंगे, और नॉन स्टेट एक्टर्स को ध्यान में रखकर ही कोई पॉलिसी बनाई जाती है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के कुछ अपने भाग हैं, जैसे आतंकवाद, आतंकवादी संगठन, धार्मिक आंदोलन, कई क्षेत्रीय संगठन। कई बार सरकार से सरकार के संगठन की जगह से लोगों को जोड़ा जाता है, ठीक है। कई बार लोग भी मना कर देते हैं कि भाई लोग भी नॉन स्टेट एक्टर बन जाते हैं सरकार के फैसले के खिलाफ। तो सरकार जब भी कोई फैसला लेती है या देश कोई भी फैसला लेता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स को ध्यान में रखकर चलता है। कई बार बड़े बड़े नेता, यही बात जो पहले बताई है, प्रभावी संगठन एक देश के और सरकार के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। आजकल बहुत से ऐसे संगठन जन्म गए हैं जिनका एक देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में अपना प्रभाव है। दोस्तों आप देखो, अब ऐसे संगठन हैं जिनके आतंकवादी, जिनके भाग आपको दूसरे देशों में भी मिल जाएंगे। सरकार को मजबूर करना, इनको भरण पोषण देना पड़ता है। तो देखो अब सरकार जब इन ये जन्म ले लेती है तो इनका भरण पोषण देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में आईएसआई ग्रुप, इस अलकायदा, इन सबको कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार सपोर्ट करती है। और इन्होंने, अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था, है ना। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये देश एक दूसरे देश से भी, अफगानिस्तान में था अलकायदा, लेकिन वो हमला करने कहाँ गया? अमेरिका। तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं यहीं के लोग दूसरे देशों में जाकर भी एक्टिव रहते हैं, और इन सबको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इनको रहने की जगह देती है, इनको देना पड़ता है क्योंकि इनके पीछे लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और यहाँ से यही बात बताई गया है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है ना चाहते हुए, और दुनिया भर में इनका प्रभाव होता है। तो आप जब स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में लिख देंगे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दृष्टिकोण व आयामों के बारे में बताइए, तो आप इसे खुलकर लिखिएगा अच्छे मार्क्स के लिए, और आपको नॉलेज भी यहाँ पे बड़ी गेन होगी कि किस तरीके से कोई भी एक्टर्स, या फिर जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आगे कभी जाएंगे, यूपीएससी या किसी की तैयारी करेंगे, तो उस टाइम भी ये आपके लिए काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। अब अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो दोस्तों आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो दृष्टिकोण है, मैंने सबसे शुरू में ही आपको बता दिया था कि यथार्थवाद और आदर्शवाद। तो यथार्थवाद क्या है? जो सच बोलता है, ठीक है। और आदर्शवाद क्या है? जो ये बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने के दो ही दृष्टिकोण होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण होता है यथार्थवाद, जिसका मतलब होता है जो हकीकत है, हकीकत की कल्पना करना, बिल्कुल सच, फैक्ट पर बोलना। अगर कुछ है तो उसमें कोई आशा नहीं लगाना, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलो आप कोई चीज़ देखते हो और आप एक आशा लगा दो कि कल ये मेरे पास होगी, तो वो होने से नहीं होगी, लेकिन आप मेहनत करोगे तो वो आपके पास हो सकती है। तो रियलिज्म क्या है? कि मेहनत करो तो चीज़ मिल जाएगी। यथार्थवाद क्या है? कि सपना रखो शायद मिल जाएगी, ठीक है। आदर्शवाद, जिसका मतलब है एक आदर्श का होना, इसके लिए कोशिश करना, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आशावादी के ऊपर पढ़ेंगे। आशावादी के लिए वुड्रो विल्सन, आप इनके बारे में एक क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, और ये बहुत इनके वुड्रो विल्सन के सिद्धांत है कुछ, ठीक है, उसके ऊपर आया था। वुड्रो विल्सन जो थे वो राष्ट्रपति थे एक देश के, और उन्होंने शांति के कुछ विचार दिए थे। तो आशावादी जो है, वो आशावादी का जो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आशावादी है, वो वुड्रो विल्सन को माना जाता है कि इन्होंने आशावाद फैलाया था। इन्होंने एक तरह से
कल्पना बनाई थी जिसके अंदर आशा रहेगी, एक शांति सा देश रहेगा, दुनिया रहेगी जहाँ पे युद्ध नहीं होगा, जहाँ बम नहीं गिराए जाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने एक आशावादी दृष्टिकोण दिया था। तो पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो दुनिया में बहुत लोग मरे, मिलियंस में लोग मरे। जब उस टाइम इतनी आबादी कम हुआ करती थी आज से, तो उस टाइम में जब इतने लोग मरे तो वुड्रो विल्सन ने अपना विचार दिया कि युद्ध नहीं हो, दुनिया में शांति रह सके, और उन्होंने शांति व सद्भावना को प्राथमिकता दी कि लोगों में शांति रहे, लोग एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत सद्भावना रखें। मानव की शांति, ये मानसा मानव की शांति प्रेम यही दुनिया भर में युद्ध को विराम देंगे। महात्मा गांधी ने भी यही पैगाम दिया करते थे। तो आप महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं, महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि किसी भी देश को लड़ना नहीं चाहिए, बम बनने नहीं चाहिए, सेना होनी नहीं चाहिए, जिससे कि शांति हो, ठीक है, गोली रखनी ही नहीं चाहिए। तो इनका ये मानना था। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो इनकी धारणा गलत हुई। पहला युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो उन्होंने कहा कि शांति रखो, ये रखो, तो लोगों ने रखने को इन्होंने कोशिश करी, पर इनकी सारी कोशिश फेल हुई। क्यों? क्योंकि युद्ध तो हो ही गया। तो इनके विचार कहीं ना कहीं गलत साबित हुए ना, कि भाई इन्होंने कहा कि प्यार मोहब्बत से रहो, ये 16 सिद्धांत है, ये इतने सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को मानो तो दुनिया में युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध तो हो गया। तो यहाँ पर एक गलत हुई। देखो तो हम यह पाते हैं कि आशावाद एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, जिसके अंतर्गत हम एक प्रयास करते हैं जो किसी देशों के बीच में युद्ध ना हो, वह शांति व्यवहार तलाश करके युद्ध को टाला जा सके। शांति के लिए जो पैगाम दिए जाते हैं, वह कोशिश करी जाती है, उसको ही हम आशावाद व आशावादी कहते हैं। तो आपको इतना लिख देना है। अब हम बात करते हैं रियलिज्म की। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, जिसका अर्थ है सत्यवाद, स्वाद का गुरु। तो मतलब देखो, सत्यवाद या जो यथार्थवाद है, ठीक है, उसका गुरु मॉर्गेनथॉ को माना जाता है। मॉर्गेनथॉ के प्रिंसिपल भी थे। उनका मानना था कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है, जिस चीज़ और शक्ति के संघर्ष के हर देश आगे पीछे लगा रहता है। देखो, हम भी किसी देश के साथ कोई संबंध बना रहे हैं, या कोई देश हमारे पास संबंध बनाने आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक लालच है, और यही लालच सच है। और ये लालच क्या है कि शक्ति, पावर, इसी के लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो मॉर्गेनथॉ के विचार आएंगे, ये सब आगे। अगर आपको पूरे एक रियलिज्म का जब मैं कोई लेक्चर बनाऊंगा, या फिर जब मैं न्यू लिबरलिज्म का इन सब के बारे में बनाऊंगा, तब आप ये लिखना। लेकिन जब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में बताइए, तो तब आपको ऐसा आंसर लिखना है। तो यथार्थवाद में ये बताया गया है कि शक्ति और संघर्ष के लिए एक पीछे रहते हैं, और इसके गुरु कौन है? मॉर्गेनथॉ। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक ही उद्देश्य है, सत्ता को पाना, शक्ति को पाना, व अपने को सर्वोपरि बनाना। देखो दोस्तों, जब अमीर कहते हैं कि बहुत अमीर हो जाते हैं, तो वो उनको हमेशा गरीबों से डर लगा रहता है कि ये कभी हमारी बाउंड्री तोड़कर हम पर हमला ना कर दे, है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, गरीबों के लिए कुछ छोटा मोटा काम करते रहते हैं, ताकि वो इन पर थोड़ा बहुत आश्रित रहे और इनके ऊपर हमला करने की ना सोचे। तो ये कहता है कि जो यथार्थवाद है, दुनिया में जितने भी संगठन हैं, इन दुनिया के बड़े बड़े देशों को खतरा था, तो इन्होंने सबको साथ लेके चलने के लिए, सबकी मदद के लिए एक संगठन बना दिया, जिससे कि इनके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन ना हो। तो ये हो देश हो, चाहे ये देश हो जिनसे मदद ले रहे हैं, और ये जो मदद दे रहे हैं, इन सबका एक रियल चेहरा है, एक यथार्थ है, एक सत्य है। तो यही रियलिज्म है, यही यथार्थवाद है। तो जितने भी है, सबका एक ही मकसद है, क्वेस्ट फॉर पावर, या क्वेस्ट ऑफ पावर, सिर्फ शक्ति की खोज। आज के टाइम में जो भी देश आगे बढ़ना चाहता है, उसके सिर्फ और सिर्फ पावर की लालच है। राजनीति व मनुष्य के द्वारा कोई भी बनाई गई संस्था या कुछ भी किया गया जिसका एक ही उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति का पाना, हर देश शक्ति के लिए स्ट्रगल करता है। अर्थ यही सत्य है, और यही यथार्थवाद की परिभाषा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो मुझे प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब के रूप में सपोर्ट करिए, लाइक के रूप में सपोर्ट करिए, और कमेंट के रूप में सपोर्ट करिए। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और देश का अच्छा भविष्य बनिए।